नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है देखेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जो कि 9-10 जो सोशल साइंस वाले होंगे और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा, और जो 11-12 के होंगे और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और भी जो भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होता है उनके लिए जो है, अगर जिनको लास्ट टाइम रिवीजन करना हो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम जो है इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे और मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि जो है आप लोग कंप्लीट कर सकें। TRE 3 वालों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि जल्दी से सर कोई ऐसा चीज़ बना दीजिए कि जहाँ से क्वेश्चन फंस जाए, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें लास्ट टाइम में मैं खुद रिवीजन किया था उसको जो है आप लोगों के सामने रखूँ और आप लोग भी जो है पढ़ सकें। मैं नोट्स भी बनाया था, शॉर्ट नोट्स बनाया था, उससे भी पढ़ा था, लेकिन ये भी जो है कहीं ना कहीं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो मुझे एक ऐसा मतलब मैटर मिल गया कि जो मैं आप लोगों के लिए दे सकूं कि कम समय में जो है आप लोग रिवाइज कर सकें उसके लिए। ठीक है, तो देखिए सब नहीं पढ़ना है, जो जो चीज़ें पढ़ना है मैं बताते चलूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। जैसे अब इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस, ये आप जानते हैं। तो इसको जो है ठीक है, हेरोडोटस के बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, इतिहास का जनक, और बाकी ये स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, भारतीय इतिहास का काल विभाजन, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। बस केवल इसमें इतना ध्यान रखिए कि साहित्यिक स्रोत कौन सा होता है। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य, यानी कि जो धार्मिक साहित्य होते हैं वो, या धर्म से जो है अलग जो साहित्य होता है धर्मेतर, ठीक है, धर्म से इतर उसको बोलते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सा आता है, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, अन्य पुरावशेष, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य में देख लीजिए क्या क्या है, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं नोट करिए, बस मेन चीज़ है कि बौद्ध साहित्य जरूर याद कर लीजिएगा। त्रिपिटक कौन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। दीपवंश, महावंश। और जैन साहित्य के कौन से हैं, तो जैन साहित्य के जो मेन है भगवती सूत्र और आचरांक सूत्र, ये दोनों नोट कर लीजिए, दोनों नोट कर लीजिए, आचरांक सूत्र और भगवती सूत्र नोट कर लीजिए इसको। बाकी ये देखिए, इसमें जो है बहुत सारा चीज़ है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये उदाहरण जो भी हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, और सोमदेव का कथा सरित सागर है, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी है, कामंदक का नीतसार है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है, पतंजलि का महाभाष्य। देखिए बहुत सारा तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर विदेशी यात्रियों की वृत्तांत अगर जो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नाम मत याद रखिए, बस फाहियान का याद रखिए कब आया था, ह्वेनसांग कब आया था, इत्सिंग कब आया था। जैसे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, इसको नोट कर लीजिएगा। अलवर्नी किसके साथ में आया था, तो महमूद गजनबी के साथ में आया था, इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। हेरोडोटस को तो मेगस्थनीज के बारे में नोट कर लीजिए, फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में, और अलवर्नी, ठीक है, किसके किसके शासनकाल में आए हैं मैं बता चुका हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत छोड़िए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं होता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य होता है, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल जितने जो हैं उनको प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि लिखने की कला थी नहीं, लिखने का साक्ष्य जो है नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। कहीं मतलब कुल्हाड़ी मिला है, कहीं पर चित्र मिला है, यही सब चीज़ें मिला है, 100 मिला है, यही सब चीज़ें। आद ऐतिहासिक क्या क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, मतलब उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, लिखा तो है कुछ बट हम लोग पढ़ नहीं पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आद ऐतिहासिक काल, वो हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होता है और पठनीय भी होता है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी रहता है, तीनों रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ, यानी कि महाजनपद काल से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, महाजनपद काल। ठीक है, फिर जो है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है,
तो पूरा पाषाण काल का याद रखिएगा कि सबसे पहला कौन सा है, 1863 ईस्वी में पल्लवरम राबर्स ब्रूस फ्रूट द्वारा, ठीक है। फिर मध्य पाषाण में ये, और फिर नव पाषाण में ये हो गया। देखिए मध्य पाषाण काल, और देखिए ये याद रखिएगा कि पशुपालन का शुरुआत कब हुआ था, तो जो है मध्य पाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे पूछता है कि तो ये मध्य पाषाण आप लोग लगा दीजिएगा। और ऐसे कृषि और पशुपालन पूरा मतलब बहुत अच्छे से अगर शुरू हुआ है तो वो नव पाषाण काल में हुआ है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना था पिछली बार, बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है इसके पीछे। हाँ, कुछ नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कि ये 1861 में जो है क्या थे, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। फिर 1863 में रॉबर्ट ब्रूट ने जो है शुरुआत किया था, इनको भी भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। और जॉन मार्शल वाला याद रखिएगा कि महानिदेशक बनाया गया था इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और ये 1901 में किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, नोट कर लीजिए इसको। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, इधर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि हैंड एक्स संस्कृति अथवा मद्रासी संस्कृति, इसको वही 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा पल्लवरम से प्राप्त किया गया था। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो पल्लवरम से। फिर मध्य पाषाण काल छोड़िए और उच्च पाषाण काल छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। बुर्ज होम जो है याद रखिएगा कहाँ पर है, कश्मीर में है, और इसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य उपलब्ध मिला है, ठीक है। धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक स्थल कोल्डिवा प्रयागराज, ठीक है। बिहार का याद रखिएगा चिरांद, ठीक है, बिहार का, क्योंकि बिहार का पेपर है तो बिहार का इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त बिहार का, ठीक है। बाकी और तो नहीं। हाँ, ये जरूर पूछ सकता हो सकता है मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं की खेती का प्राचीनतम प्रमाण और भैंस पालन का प्राचीनतम प्रमाण याद रखिएगा इसको। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं जानते हैं आप लोग, रायसेन मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, जौ, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता से 5 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्या है, सिंध घाटी सभ्यता, जॉन मार्शल द्वारा, ठीक है। नाम जो दिया गया सिंध सरस्वती, क्या क्या नाम है ये देखिए। हड़प्पा सभ्यता प्रथम स्थल के आधार पर प्रथम नगरीय, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए, जैसे कहाँ कहाँ इसका कौन कौन सा जो है विस्तार क्षेत्र है ये देखिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये चीज़ कि इसका उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा, जम्मू कश्मीर, मतलब कि जो इसका मतलब सीमा का जो उत्तरी स्थल है। और पूर्वी कौन सा है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, और इधर सुत्का गंडोर अफगानिस्तान साइड में, ठीक है, हो जाएगा ये। हाँ, जुड़वा राजधानियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट का कथन है, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार, हो सकता है पूछ ले। खोजकर्ता ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस कुछ, जैसे हड़प्पा का दयाराम साहनी याद रखिए, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी, चन्होदड़ो का NG मजूमदार। धौलावीरा का याद रखिएगा JP जोशी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहा है धौलावीरा। आप लोग कमेंट करके बताइए धौलावीरा क्यों चर्चा में रहा है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो देखिए हड़प्पा में कौन कौन सा है, हड़प्पा में 12 अन्नगार, श्रमिक आवास, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, लेकिन ये अन्नागार और श्रमिक आवास ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। बाकी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोथल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गोदी या बंदरगाह, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फारस की मोहरें या सील, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नदी, जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। और ये जो है लोथल किसके किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो में बहुत सारा चीज़ मिला है। और मोहनजोदड़ो किसके किनारे है, तो सिंध नदी के दाएं तट पर है। बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, अगर जो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, ठीक है।
बस दो ही और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। कालीबंगा वाले में जो इम्पोर्टेंट है, हल से जुता हुआ खेत, अग्नि वेदियाँ या अग्निकुंड। अब सब तो नहीं रख पाएंगे, अभी इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए बहुत कम में लेकर चलिए कि जितना जो है आप लोगों का पेपर अच्छे से निकल जाए जितने में। मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, और आप लोग अच्छा नंबर भी लाएँ। लेकिन ये है कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी ऐसा चीज़ पढ़िए आप लोग कि जो है एग्ज़ाम सेंट्रिक हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं, जो फोकस रहे एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, वो चीज़ें आप लोग करिए अभी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बनावली में क्या है, बनावली के लिए मिट्टी के बने हल की आकृति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के तीनों स्तर जिसमें मिलते हैं, तो प्राग, विकसित एवं उत्तर हड़प्पा कहाँ मिलता है, बनावली। बनावली कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, क्या कमेंट करके बताएंगे, लिखा हुआ है हरियाणा। ठीक है, धौलावीरा का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो है इसको यूनेस्को की धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। अभी मैं आपसे पूछा था, तो अभी बता भी दिया हूँ। विशाल जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरकोट्टा वाले याद रखिएगा थोड़ा सा कि घोड़े की हड्डियाँ मिली हुई थी, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बाकी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं विस्तार में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बस इतना ही चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो जो चीज़ें नोट कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अभी विस्तार से पढ़ाने का समय नहीं है। बाकी TRE 4 वाले अगर होंगे और उनको पढ़ना होगा तो अलग से आप लोग मैसेज करिएगा, मैं फिर वीडियो बना दूँगा और पढ़ाऊँगा भी निःशुल्क। देखिए, सब कुछ मेरे चैनल पर निःशुल्क रहेगा आप लोगों के लिए, हमेशा के लिए, इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम कोई उसका चार्ज करेंगे, फ्री रहेगा। आप लोग बताइएगा और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, चलिए। वैदिक काल से जो है हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोनों का काल याद रखिएगा। समय जैसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का कब, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। हाँ, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे बोला जाता है कि जो वैदिक काल के जो आर्य थे वो लोग यहाँ के निवासी नहीं थे, तो उसमें सब लोग अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। कुछ स्टेटमेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गार्डन चाइल्ड वाला जो है स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताते हैं कि दक्षिणी रूस से आए हुए हैं। मैक्स मूलर का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने टिक भी लगाया हुआ, जब मैं पढ़ रहा था तब मैं टिक लगाया था। मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बताते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ से बताते हैं, तिब्बत। ये चारों जो बताया हूँ, गार्डन चाइल्ड, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन चारों का नोट कर लीजिए आप लोग कहीं कॉपी पेन से। याद रखिएगा कि कौन क्या कहा है कि कहाँ से आए थे, पूछ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आप लोग जानते ही होंगे सबका। इनका जो है देखिए, ऋग्वेद का जो उच्चारणकर्ता होते थे उनको होता बोलते थे, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्याय और अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते थे। याद भी रखना है कि ऋग्वेद किसके लिए था, तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं, मतलब श्लोक एवं प्रार्थनाएं से संबंधित था। सामवेद गायन से था, यजुर्वेद कर्मकांड से था और अथर्ववेद जो है इससे था, मतलब झाड़ फूक मंत्र इस सब से था। ठीक है, जो मतलब निगेटिव एनर्जी होता है उसके लिए था। ब्राह्मण ग्रंथ भी सबका है। ऐतरेय कसौतकी जो है ऋग्वेद का है, सामवेद का तांडव जैमिनीय है और यजुर्वेद का शतपथ तैत्तिरीय है और अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है, ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद में ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है कि कितना जो है सूक्त था, तो 1028 सूक्त हैं और मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं, ये याद रखिएगा। और साकल, बालखिल और वास्कल किसके जो है ये पाठ हैं, तो ऋग्वेद के हैं। शुद्ध वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है, तो 10वें मंडल में हुआ है। तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिर जो है यजुर्वेद है, फिर जो है यजुर्वेद है, यजुर्वेद का देख लीजिए। यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन, गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया, पूछ सकता है कि गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया कौन सा वेद है, तो आपका यजुर्वेद है, इसको नोट कर लीजिए।
बस बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। सामवेद का याद रखिएगा कि ये गायन से संबंधित है। कौथुम, नारायणीय, जैमिनीय ये जो है सामवेद से रिलेटेड है। और अथर्ववेद का भी जो है गोपथ याद रखिएगा बस। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा। ये देखिए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा आप लोग। सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। बाकी नहीं इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण वैदिक शब्द जैसे कि तक्षण का आया था बढ़ई, ये क्वेश्चन आया था। अस्पष्ट का गुप्तचर होता है, ग्रामणी ग्राम मुखिया होता है, अस्मचक राट की चरखी होता है, कुसीद ऋण होता है, कुसीदिन ऋणदाता। ठीक है, बेकनाट सूदखोर, नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, और अगर जो आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट यूट्यूब पर कमेंट करिएगा तो मैं जो है ग्रुप में PDF डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि PDF चाहिए या नहीं, तभी डालेंगे उसको। कुछ उपनिषद हैं, उस उपनिषद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मुंडको उपनिषद कहाँ में से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते। ठीक है, कठोपनिषद से क्या लिया गया है? तो यम नचिकेता प्रसन्न। देखते होंगे भारत सरकार का जो लोगो बना हुआ है उसके नीचे सत्यमेव जयते हमेशा लिखा रहता है। मोक्ष का पहला उल्लेख कहाँ है? तो श्वेताश्वर। बस इतना ही। और सर्वप्रथम चारों आश्रम का बात कहाँ पर किया गया है? जाबोलो उपनिषद। चारों आश्रम आप लोग जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 25-25 साल का जो है सबका टेन्योर होता था। और ये 4 आश्रम हिंदू मतलब सनातन धर्म या ऐसे कह लीजिए कि ऋग्वेद में जो है उल्लेखित है, वैदिक काल में। ठीक है, 10 लाख ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसको देख लीजिए कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या उल्लेख है? दशराग युद्ध, यानी कि जो युद्ध हुआ था किसके किनारे हुआ था? तो परसुनी या रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, जीता कौन था? सुदास। कभी कभी पूछ लेता है बहुत हल्का क्वेश्चन कि दशराग युद्ध में कौन जीता था? तो सुदास। ठीक है, इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस और ज़्यादा मत पढ़िएगा। सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। ठीक है, बस। हाँ, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं इसको याद रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार शासक जो उत्तर दिशा के थे उसको विराट बोलते थे, जो पूर्व दिशा के शासक थे उनको सम्राट बोलते थे, जो मध्य देश के थे उनको राजा बोलते थे, जो दक्षिण दिशा का था उसको भोज बोलते थे, और पश्चिम दिशा का स्वराट बोलते थे। पूर्व दिशा वाला जरूर याद रखिएगा, सम्राट। ठीक है, रत्निन कितने रत्निन जो है होते हैं? तो ये 12 होते हैं, इसको याद रखिएगा। रत्निन जो है राजा के जो कर्मचारी होते थे, पदाधिकारी, उन्हीं को बोलते थे। ठीक है, जो मेन पदाधिकारी होते थे उनको बोलते थे, उच्च पदाधिकारी कह लीजिए। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं तो विदत, सभा, समिति, तीनों संस्थाएं। ठीक है, ये 3 संस्थाएं होती हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना अभी सही नहीं है आप लोगों के लिए, टाइम उतना बचा नहीं है, इसलिए उतना ही पढ़िए जितना जो है एग्ज़ाम में आ जाए। अभी के लिए मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों का बहुत मांग था कि एक मतलब क्लास आप करा दीजिए, तो मैं करा रहा हूँ। देखिए, वेदांग जो है 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 जो है आप नोट कर लीजिए। धार्मिक आंदोलन, ठीक है, छोड़िए इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है धार्मिक आंदोलन में। ये जैन धर्म का इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिहार में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ। कौन थे? ऋषभनाथ, नोट कर लीजिए। कुछ तीर्थंकर और हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो है 33वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? जन्म जो है काशी में हुआ था, और मृत्यु जो है सम्मेत पर्वत पर हुआ था। फिर जो है चतुर्याम सिद्धांत पार्श्वनाथ ने ही दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और जो 5वां जोड़ा था वो कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था इसमें, ब्रह्मचर्य।
ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 599 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम, वैशाली में, ठीक है। और माता का नाम क्या था? वैशाली की लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, बहन सुदर्शना, बहन का नहीं पत्नी का याद रखिएगा, यशोदा पूछ लेता है, ठीक है। दामाद के बारे में पूछ सकता है, दामाद का नाम जमाली था। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ये याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति को केवल का बोला जाता था। ये जिरम्बिका ग्राम के समीप रिचपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो रिचपालका नदी याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। राजगृह में बराकर नदी के तट पर जो है दिया था। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ठीक है। चतुर्याम सिद्धांत में पांचवें सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। मृत जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में। मल्ल गणराज के प्रधान शक्तिपाल के राजप्रसाद में, यानी राजप्रसाद मतलब क्या होता है? महल होता है, ठीक है, राजा का महल। उपवास द्वारा प्राण जो त्यागना होता है उसको संथारा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, संथारा क्या है, हो सकता है टर्म पूछ ले। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जैसे ऋषभनाथ का याद रखिएगा, जिसका बता देना उसका याद रखिएगा। संभवनाथ का और मल्लीनाथ का याद रखिएगा, और पासनाथ का और महावीर स्वामी का। बस 5 ही याद रखिएगा, 5 से आपका काम बन जाएगा, अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म का जो है एशिया का जो ज्योतिर्बिंद पुंज भी कहा जाता है इनको, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। सिद्धार्थ, इनके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, इनका जीवन के बारे में, कब जन्म हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। फिर जो है पिता का नाम, माता का नाम, लालन पालन क्यों? प्रजापति गोमती द्वारा। विवाह 16 वर्ष की उम्र में, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और गौत्री अभिया, ये गौतम हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के बारे में जरूर नोट कर लीजिएगा। गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और 5 ब्राह्मण सन्यासी साथ छोड़कर गए, ये तो चलिए ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोधगया में हुआ था, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में। संघ में महिलाओं का प्रवेश वैशाली आनंद के कहने पर। और अवसाद से पीड़ित हो गए थे, इसलिए पावा में जो है इनका डेथ हुआ था। अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। मृत या महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ठीक है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत जो दिए हैं चारों, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ आता है क्वेश्चन। हाँ, त्रिपिटक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में? पहली बात तो यही है कि किस भाषा में है, पाली भाषा में। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। नोट कर लीजिए, आएगा क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, ये मान कर चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। शिक्षा केंद्र जो है इसका नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा वल्लभी जानते हैं आप लोग, गुजरात में है। विक्रमशिला और नालंदा कहाँ पर है? ये बिहार में है, ठीक है। और बाकी इसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जन्म कमल एवं साण, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बोध वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह और स्तूप। अब देखिए, ज्ञान वाले में हो सकता है पीपल की जगह बरगद का वृक्ष दे दे और वहीं पर गलत करवा देगा आपसे, ये ऑप्शन मान लेगा इनमें से कोई नहीं, और आप लोग सोचेंगे हाँ कोई तो पेड़ था। अब कोई पेड़ था तो फिर पेड़ ढूंढिए वहीं पर। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए कि आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखिए। कुछ चीज़ें तो एकदम एग्जैक्ट रखिए कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान के, आप चाहे उसका सार्टिक बना लीजिए कि क्या कैसे बनाना है ये आप जानिए, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब गृह त्याग, तो कोई त्याग करेगा तो किससे जाएगा? घोड़ा से जाएगा, अगर जो आएगा तो आप लगाइए फिर उसको, ठीक है। बौद्ध धर्म में विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीति देखिए, 4 संगीति हुई थी बौद्ध धर्म में, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं। 4 संगीति हुई थी, उसको हम बता दे रहे हैं आपको। 4 संगीति जो हुआ था,
बौद्ध धर्म का, उसको, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ऐसे लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला हुआ है, हम बता देते हैं उसको, आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा सा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 60 बता रहे हैं। स्थान अगर जो पूछेगा तो ऐसे लिख दीजिए RBPK। अब RBPK क्या हो गया? पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। फिर AK इसका किसके शासनकाल में हुआ था? AK तो अजातशत्रु। फिर जो है दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। और तीसरा अशोक और फिर कनिष्क। इसको याद रखिएगा, ठीक है। AK हीन यान महायान का जो है विभाजन कब हुआ था? चतुर्थ संगीति में, नोट कर लीजिए इसको बस। और तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट आपको लगेगा कुछ, जैसे कि एशिया की ज्योतिर्पिंड, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। कौन इस पर बुक लिखा है? हाँ, ये एडविन अर्नाल्ड का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही जो है बुक लिखा हुआ था। बाकी ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, विभाजन जो हुआ था उसमें कौन, श्वेतांबर जो है स्थूल भद्र के अनुयायी थे और भद्रबाहु जो है दिगंबर के अनुयायी थे। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर मतलब नग्न रहते थे, ठीक है। ये इनका था, जैन संघ वालों का था। ठीक है, ये देखिए बौद्ध संगीतियाँ हैं। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि प्रथम जो है RB, इसको प्रथम वाले को R लिख लीजिए, दूसरे वाले को B लिख लीजिए यानी कि वैशाली में, तीसरे वाले को P लिख लीजिए और चौथे वाले को K लिख लीजिए। ऐसे शासक का नाम देखिए, A लिख लीजिए अजातशत्रु, K लिख लीजिए कालाशोक और तीसरा लिख लीजिए A और फिर चौथा K, ठीक है। RBPK AK ऐसे याद रख लीजिए इसको, ये सब शार्ट ट्रिक होता है। और अध्यक्ष का नाम भी पूछे तो MSMB। देखिए अध्यक्ष का नाम भी जो है M का मतलब महाकश्यप, S का मतलब सबका अमीर और फिर जो है MS है MB, तो M का जो है मोगाल पित्तुस है और इसका जो है B है वसुमित्र, ठीक है। MSMB ये भी याद रखिएगा। बाकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, प्रमुख शिव मंदिर ये हो सकता है पूछ ले। कंदरिया महादेव का मंदिर कौन बनाया था? तो खजुराहो में है, चंदेल शासक बनवाए थे। कैलाश मंदिर कौन बनवाया था? एलोरा में है और ये राष्ट्रकूतों के समय निर्मित हुआ था, ठीक है। बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें रहने दीजिए, नहीं तो फिर फालतू में जो है केवल आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। अब ये सब तो जानते होंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ, जगन्नाथपुरी सब लोग को पता है उड़ीसा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, विष्णु मंदिर दिगवा मध्य प्रदेश में है, विष्णु मंदिर एरड़ मध्य प्रदेश में है एक, ठीक है। दोनों मंदिर का नाम एक ही है, लेकिन जो जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगाइएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। बौद्ध प्रमुख स्रोत, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, महापरिनिर्वाण सूत्र, ठीक है। हाँ, ये पूछता है कि 16 जनपदों महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है, तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में दिया हुआ है और बौद्ध ग्रंथ वाले अंगुत्तर निकाय में, दोनों में दिया हुआ है 16 महाजनपदों का उल्लेख, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 16 महाजनपद के नाम हैं, याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरी बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, आता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन। कुछ की जो है राजधानियाँ जरूर देख लीजिए, जैसे कौशल का श्रावस्ती या साकेत, मल्ल का पावा या कुशीनारा, पांचाल का अहिच्छत्र और कामपिल, ठीक है, उत्तरी वाले का अहिच्छत्र और दक्षिणी वाले का कामपिल, अवंती का उज्जैनी या महिष्मती, बस इतना ही याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं इसका पढ़ना है, इसको छोड़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिक्के, हाँ, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। न्यूमिस्मेटिक्स ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको लिख लीजिए। आहत सिक्के कब मिलते हैं? तो महाजनपद काल में। कब मिलते हैं? महाजनपद काल में। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए ये जो है इतना तक का मैं करा दिया हूँ। आप लोग अगर जो कहेंगे तो मैं इसका PDF बनाकर दे दूँगा आप लोगों को, लेकिन उसके लिए YouTube में कमेंट करिएगा तभी देंगे।
और ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिनका भी हिस्ट्री हो, और उनके लिए जो है ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग देखिएगा इसको, अन्य कंपटीशन के लिए भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो फिर जो है बनाएंगे। आज जो है आप लोग इसको देखिए और यूट्यूब पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।